वीडियो को करिए लाइक, कोशिश करते हैं यहाँ पर टोटल 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 में लूनर न्यू ईयर हम किस तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, लूनर न्यू ईयर ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री स्पेसिफिक है, बहुत सी कंट्रीज इसको सेलिब्रेट करती हैं। और यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार लूनर न्यू ईयर। लूनर न्यू ईयर देखो, जो बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, अब यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं, ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये सब कंट्रीज होती हैं, चाइना कह सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम तो खैर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गई। तो ये सब जो देश है, यहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं लूनर न्यू ईयर। और इसलिए आप लोग अगर यहाँ पे टाइप करोगे कोरियन न्यू ईयर, तो इस तरीके से आपके सामने ये एनिमेशन आएंगे गूगल पर। और सेम केस है वियतनामीज न्यू ईयर पर भी, ये भी आप टाइप करोगे वियतनामीज न्यू ईयर पर भी ऐसे ही। हालांकि काफ़ी ख़राब एनिमेशन, ऐसे लग रहा है कि होली की पिचकारी हैं। मगर ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर, वियतनामीज न्यू ईयर, कोरियन न्यू ईयर, ये सब देखो बेस्ड होते हैं सन और मून की पोजीशन पर। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी की तरह इनका एक फिक्स्ड एक डेट होती है कि इसी डेट को इनका न्यू ईयर होगा। इनका न्यू ईयर चेंज होता रहता है। तो इस बार इनका न्यू ईयर पड़ा है 12 फरवरी को। और आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंडिया में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, खूब शॉपिंग होती है, लोग बाहर निकलते हैं, एक फेस्टिव मॉल होता है, तो जो लूनर न्यू ईयर है वही सिग्निफिकेंस रखता है इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। और इस बार का जो इनका लूनर न्यू ईयर है, ये है ईयर ऑफ द ऑक्स। ये भी इनका चेंज होता रहता है, कभी ईयर ऑफ पिग होगा, किसी और एनिमल का होगा। इस बार है ईयर ऑफ द ऑक्स। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई थी। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि किस साल इनका जन्म हुआ था। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, 1916 को। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक ट्वीट है और यहाँ पे लिखा है कि 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था और 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। और आज के समय आप अगर देखो तो भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी है, जो इनके थॉट्स हैं, इनको काफ़ी प्रमोट भी कर रही है वेरियस स्कीम्स के जरिए, वेरियस प्रोग्राम्स के जरिए। इनकी डेथ एनिवर्सरी पर पीएम ने भी काफ़ी स्टेटमेंट दी। एक्चुअली इस बार तो जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज समर्पण दिवस। इंडिया रियलाइजिंग दीनदयाल उपाध्याय विजन, पीएम मोदी ऑन समर्पण दिवस। और इनके नाम से आप अगर देखो तो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी चल रही हैं। एक है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके अंडर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाती है। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नाम से पता लग रहा है कि स्कीम के अंडर जो रूरल एरिया इंडिया का, वहाँ पर जो यूथ है, स्पेशली उन फैमिली से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनको स्किल हम कैसे दे सकते हैं ताकि वो अपना रोजगार ढूंढ पाएं, अपने परिवार को हेल्प कर पाएं। तो इस बात पे फोकस किया जाता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंडर। फिर है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसके अंडर देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ये बढ़ावा देते हैं रूरल एरिया में। ये स्कीम भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। इसके अंडर देश भर में हजारों जो गांव हैं, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द सिटी ऑफ कोलकाता। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कांग्रेस है। पहली बात तो ये INCA है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। कार्टोग्राफी वो आर्ट और साइंस कहते हैं जिसमें आप मैप्स को क्रिएट करते हो, ठीक है। नक्शे बनाने की जो कला होती है उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफी। तो जो कार्टोग्राफिक एसोसिएशन है, इनकी इंटरनेशनल कांग्रेस हो रही है आज के समय इन कोलकाता। और थीम क्या है इस बार? इसका थीम है डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव। और इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन कहाँ पे फाउंड हुई थी? इसको फाउंड किया गया था 1979 को इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल भी है, 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस स्टार्ट्स इन कोलकाता। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वीट रेवोल्यूशन आजकल फिर से न्यूज में है। आपको सिंपली ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से किसका मेन गोल है कि इंडिया में स्वीट रेवोल्यूशन अकॉम्प्लिश हो, किसको बेसिकली ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर है यहाँ पर
ऑप्शन सी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। जी हाँ, ये स्वीट रेवोल्यूशन जो है इसमें फोकस हम कर रहे हैं बी कीपिंग पर और हनी प्रोडक्शन पर। फार्मर्स को यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इंसेंटिव मिले, सपोर्ट मिले, ताकि बी कीपिंग इंडिया में बढ़े और इंडिया में हम हनी की प्रोडक्शन इंप्रूव करें। दुनिया में आप अगर देखो तो हनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और माना जाता है कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि हम लोग हनी की डिमांड इंटरनेशनली और इवन नेशनली पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं फॉर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। यहाँ पे आप अगर देखोगे ऑल इंडिया रेडियो की ट्वीट है, गवर्नमेंट अप्रूव्स एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन फॉर 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए इस मिशन के अंडर भारत में स्वीट रेवोल्यूशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में आपको बताना चाहिए एक नेशनल बी बोर्ड भी है। जी हाँ, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन न्यू दिल्ली। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया के सबसे पुराने जानवर के फॉसिल हाल ही में मिले हैं किस राज्य में, ये आपको बताना है। यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में यहाँ पे पहली बात तो आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, डिस्कवर्ड इन भीमबेटका इंडियाज लोन फॉसिल ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल। अब वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल क्या है, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल माना जाता है कि है डिकन्सोनिया। डिकन्सोनिया यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है इसकी फोटो। अब काफ़ी साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि दुनिया का सबसे पुराना जानवर हो। ऑफ कोर्स 100% कोई कह नहीं सकता, रिसर्च इस पर जारी है, मगर इसके फॉसिल हाल ही में मिले हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? भीमबेटका केव्स के पास, जो अपने आप में है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी अच्छे चांस है कि किसी भी एग्जाम में, मुझे पता नहीं कि एसएससी, बैंक या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको याद रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मनसा वाराणसी जो हाल ही में जीती है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी तेलंगाना। जी हाँ, इस बार फेमिना मिस इंडिया जो है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के लिए ये है फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। और अब मनसा वाराणसी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मिस वर्ल्ड पेजेंट में इंटरनेशनली। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है इस पर, तेलंगाना मनसा वाराणसी क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2020। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सक्षम जो एक जॉब पोर्टल है, बेसिकली किसी को नौकरी चाहिए तो इस पोर्टल पर वो जा सकता है। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल द्वारा। इनके कौन से फाउंडेशन डे को? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 34वें फाउंडेशन डे को। यहाँ पे आप अगर देखोगे इनके 34वें फाउंडेशन डे को इन्होंने ये जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और इस बार इनके फाउंडेशन डे में एक इनका थीम भी है, थीम है टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। जो ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है, इसका एक एक्रोनिम भी है, एक्रोनिम है टीफैक। और ये एक ऑटोनोमस संगठन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? टीफैक के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो किताब है अनफिनिश्ड, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, इस किताब को किसने लिखा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने ऑथर करी है ये किताब। और इन्होंने अपनी लाइफ की जो जर्नी है, ये कैसे मिस वर्ल्ड बनी, फिर बाद में नेशनल फिल्म अवार्ड जीता, पद्मश्री से सम्मानित हुई, इस सब के बारे में लिखा है इस किताब में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये कंडक्ट करता है आरबीआई हर साल। जी हाँ, एक पूरा हफ्ता होता है जहाँ पे आरबीआई लोगों को बताने की कोशिश करता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, आपको कैसे लोन लेना है, किस तरीके से आप फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये बेसिकली नॉलेज शेयर करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में। आपको ये बताना है कि किस साल से आरबीआई कंडक्ट कर रहा है अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी 2016। जी हाँ, ज़रा पुराना ये आइडिया नहीं है, ये 2016 से हर साल बनाते हैं एक हफ्ते के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इस बार की जो 2021 में इनकी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, इसका थीम है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। उधार कैसे लेना है, बेसिकली बोरिंग पे इनका यहाँ पे फोकस होने वाला है। और लिटरेसी वीक इन्होंने प्राइमरली इस बार ऑब्जर्व करी है फ्रॉम 8 फरवरी टू 12 फरवरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 36वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हाल ही में कंक्लूड हुए हैं
किस राज्य में? ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द स्टेट ऑफ आसाम। जी हाँ, आसाम में कंक्लूड हो चुके हैं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इस बार काफ़ी नेशनल रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटे हैं। काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में भी था, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका पोस्टर है 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी आसाम। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे कल पूछा था। आप देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था। एक्चुअली जो सोर्स है ना इस क्वेश्चन का, वहाँ पे भी आपको एरर मिलेगा। एरर ये है कि यहाँ पे है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर नॉट करेक्ट। ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है उनके बारे में आपको बताना था, और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 1 and 2 स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि जो यहाँ पे नॉवल है गिलीड, ये एक्चुअली लिखी थी मैरिलिन रॉबिन्सन ने, और जो दूसरी किताब है वुल्फ हॉल, इसकी ऑथर है हिलरी मैंटल, और जो थर्ड स्टेटमेंट है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये बिल्कुल हार्पर ली ने लिखी थी। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहली 2 स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखो मेन यहाँ पे पॉइंट था कि बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली यहाँ पर टेस्ट हो, और उसमें मैंने देखा है कि कई लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आ गया था SSC CHSL 2019 में। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में 2019 में नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ऑफ ISI, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रिजवान अख्तर, हामिद गुल, फैज़ हमीद, रियाज हुसैन। ISI के डायरेक्टर जनरल न्यूज़ में बहुत रहते हैं, इंडिया के बारे में काफ़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, हमारी तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आती हैं उनको, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और इसलिए पिछले साल SSC ने इस टॉपिक से सवाल भी पूछ लिया था। तो बताओ यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में करो आंसर, और सही आंसर वैसे मैं आपको दे दूंगा कल सुबह। अभी के लिए ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।